पिछले एपिसोड में हमने देखा था रियोन और डोरेथा बात कर रहे थे। तो अब आगे डोरेथा हमें बताता है कि इपिस्टेन एम्पायर की सबसे अच्छी एकेडमी है जहाँ से बेहतरीन दिमाग के लोग पैदा होते हैं और जहाँ पे नोवेल एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को अच्छा करते हैं जिससे उन्हें फ्यूचर में फ़ायदा हो। ये सिर्फ केवल उबेरे की एलिस का बल्कि विदेशों की शाही परिवार के एलिस भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हालांकि रे के लिए साम्राज्य की सबसे अच्छा एकेडमी में दाखिला लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुझे ये विशेष अधिकार नहीं दिया गया। कारण यह है कि मैं ऐसा नहीं कर सका। नहीं, मुझे इस तरह से क्राउन प्रिंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैंने एक बार मैं, मैं एक बार महल से बाहर निकल गया था और एपिस्टन पर पत्थर फेंका था। वो पत्थर एक खिड़की तोड़कर ड्यूक ब्रोइट के सबसे बड़े बेटे के सिर में जा लगा और इस इंसिडेंट के बाद कर्नल ने मुझे पैलेस से बाहर जाना बंद कर दिया और यही कर्नल के साथ मेरे रिश्ते का आखिरी पड़ाव था। मैं उस इंसिडेंट को फिर से दोहराना नहीं चाहता। मैंने बहुत पहले ही मेरे सेल्फिश डिज़ायर को त्याग दिया था। और वो रियोन से कहता है, मैं एपिस्टन में नहीं जा रहा। रियोन, पर क्यों नहीं योर मैजेस्टी, आप वहाँ पर बिल्कुल फिट होते हो। और रियोन रे की तरफ देखता है और वो चुप हो जाता है। डोरेथा सोचता है रियोन समझदार है, उसने शायद सिचुएशन को समझ लिया होगा, इसलिए वो दबाव नहीं डाल रहा है। और वो मन में, मैं नहीं चाहता रियोन मेरा ये रूप देखे। तभी वहाँ पर जूलिया आते हुए कहता है, रियोन, ग्रैंड ड्यूक तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। रियोन, हाँ प्लीज़ एक्सक्यूज मी योर हाइनेस, मुझे अब जाना होगा। टोरे था, हाँ बिल्कुल। और वो मन में, वो रियोन को बुलाने के लिए आया। रियोन, हम दोबारा मिलेंगे। टोरे था, हाँ रियोन, तब तक के लिए अलविदा। और वो पार्टी में मौजूद सबको देखता है और सोचता है मुझे शायद अपने रूम में जाना चाहिए। और वो कर्नल के पास जाकर कहता है, योर मैजेस्टी, क्या मैं। और कर्नल के पास खड़ा हुआ इंसान पीछे पलटता है और उस वजह से डोरेथा को धक्का लग जाता है और उसके ड्रेस खराब हो जाते हैं और उसके ड्रेस के ऊपर जूस गिर जाता है। डोरेथा मन में, ओ नो, ये जूस मुझे रियोन ने दिया था। और वो आदमी कहता है, ओ नो योर हाइनेस। और कर्नल पीछे पलटते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है। और वो आदमी घबराते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, मुझे लगता है मैंने कोई गलती कर दिया है, मैं क्षमा चाहती हूँ। और वो कर्नल से कहते हैं, और कर्नल कहते हैं, डोरेथा, आपको ड्यूक से माफ़ी मांगनी होगी। ये सुनकर डोरेथा चौंक जाती है और मन में, क्या। तभी रे कहता है, पर योर मैजेस्टी, डोरेथा ने कुछ नहीं किया है, वो विक्टिम है। तभी डोरेथा वो करते हुए ड्यूक से माफ़ी मांग लेती है और वो मन में, ए और कोई नहीं बल्कि ड्यूक ब्रोंटे है, केवल सत्ता का दिखावा करने वाला एक प्रिंसेस की तुलना में यह कहीं और ज़रूरी पर्सन है। ड्यूक, ऐसा कुछ नहीं योर हाइनेस, ये मेरी गलती है। और डोरेथा अपने मन में, माफ़ी मांगना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कर्नल से ये अनएक्सपेक्ट किया कर रहा था और अभी भी अपने सर झुकाए हुए था। तो ड्यूक बोलते हैं, प्लीज़ आप उठिए। और वो सोचता है मुझे उदास होने, नाराज़ होने और खुद पर दया करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस तरह का ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। और कर्नल एक सर्वेंट से कहता है, रॉबर्ट, प्रिंसेस के कपड़े गंदे हो गए हैं, उसे ले जाओ। सर्वेंट, यस योर मैजेस्टी। और वो उसे ले जाने लगता है। डोरेथा जाते हुए सोचता है, वैसे ये यहाँ से जाने के लिए एक बेहतर रीज़न है। तभी डोरेथा पीछे मुड़ता है और रियोन और जूलिया को देखकर मन में कहता है, क्या उसने देखा एक पावरलेस प्रिंसेस की पैथेटिक साइड, जो सबके लिए एक प्रदर्शनी थी। और वो सोचता है, मैं उसकी दयनीय दृष्टि
सहन नहीं कर सकता, प्लीज़। और वो सोचता है, ये अजीब है ना कि मात्र एक ग्लास जूस एक पल में आपके गुलाबी चाहतों से भर सकता है, और इसके तुरंत बाद अचानक आपकी शाम खराब हो जाती है, जिससे आपकी छुपी हुई कमजोरियां बाहर आ जाती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें डोरेथा के रूम को दिखाया जाता है। और डोरेथा कहता है, मुझे कार्नन के द्वारा ऐसे ट्रीट करे जाने से कोई आपत्ति नहीं थी, और मैं अपने प्राइड को निगलने को और तुरंत माफ़ी मांगने को भी तैयार था। लेकिन मैं रियोन की आंखों में उस नज़र को संभाल नहीं पा रहा हूँ, जो मेरे पेट को खराब कर रहा है। ये अजीब है ना, क्योंकि मुझे पता है रियोन के मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन उसे जूलिया के साथ देखकर मुझे बहुत जलन होती है। और वो बिस्तर के चादर को पकड़ते हुए कहता है, मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, मुझे उसे जाने देना चाहिए। तभी कोई कहता है, डोरेथा, क्या तुम ठीक हो? और डोरेथा दरवाजे की तरफ देखता है। ए रेथा, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। और हमारी एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होती है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था रे डोरेथा को देखने आता है, तो अब आगे रे डोरेथा से कहता है, क्या तुम उस बारे में बात करना चाहते हो? डोरेथा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो रे, और तुम अपनी पार्टी में वापस जाओ जहाँ से तुम बिलोंग करते हो। रे कहता है, मैं नहीं जा सकता जबकि तुम यहाँ पर हो, और पार्टी मुझे बोर करती है। चलो ना हम हमारी एक छोटी सी पार्टी बनाएं। ये सुनकर डोरेथा गुस्सा हो जाती है और दरवाज़ा जोर से खोलते हुए कहता है, वो सेरेमनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको तुम सिर्फ इसलिए भूल और छोड़ सकते हो क्योंकि तुम मुझसे ऊब चुके हो। तुम अब एक क्राउन प्रिंस हो, तो उसकी तरह ही एक्ट करो, और किस चीज़ से तुम्हारा मनोरंजन होगा उस बारे में भूल जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो। और टुरेथा उसकी कपड़ों को पकड़ते हुए गुस्से से कहता है, मुझे तुम्हारी दया की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो रोते हुए कहता है, सो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। इससे रे घबरा जाता है और कहता है, मैं तो बस। टुरेथा उसकी बातों को काटते हुए कहता है, अगर तुम ये जान चुके हो तो अब जाओ। तभी कोई कहता है, योर हाइनेस। टुरेथा उस तरफ देखता है और सहम जाता है। रियन कहता है, क्या आप ठीक है? रे घबराते हुए कहता है, मैं रियोन और जूलिया को मेरे साथ ले आया हूँ, इसलिए मैं पार्टी छोड़ सकता हूँ और हम खेल सकते हैं। ये सुनकर टुरेथा उसे छोड़ देता है और अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है, और वो अपने रूम के दरवाजे के सामने बैठ जाता है और उन सब बातों को सोचकर रोने लगता है और सोचता है, मैं कहाँ पर गलत था, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये बहुत पेनफुल और अनबिलीवेबल है। मैं सच में खुद से नफरत करता हूँ। और वो रोने लगता है और कहता है, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, बाकी सभी से बेहतर। इस जीवन में यही मेरा पश्चाताप का संकल्प है। और इस इंसिडेंट के बाद टोरेथा कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा और उसे तेज बुखार हो गया और उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा। हमें दिखाया जाता है टोरेथा की नैनी उसके अच्छे से ख्याल रख रहा था, जहाँ टोरेथा कहता है, मुझे ये सब सहना होगा, आखिरकार मैं इस जीवन में सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टोरेथा बिस्तर पर बैठकर बुक पढ़ते हुए सोचता है, इतने दिन हो गए, रे ने मुझे अभी तक देखने नहीं आया। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिया था, लेकिन ये अच्छा ही है। फिर वो एक तरफ देखता है और सांस सोते हुए कहता है, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनकर रे घबरा जाता है और वो आते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ। टोरेथा कहता है, मुझे नहीं चाहिए। रे कहता है, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगा, और उसे टमाटर दिखाते हुए कहता है, देखो मेरी टमाटर की पहली फसल। और वो कहता है, मैं
मैंने महल के पीछे एक सिगरेट गार्डन का बनाया है। डोरेथा अजीब सी शक्ल बनाते हुए सोचता है, टमाटर का एक गार्डन। रे कहता है, क्या ये सुंदर नहीं है? मैंने वहाँ पर कद्दू और बेकन भी लगाया है। जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए वो लाऊंगा। डोरेथा सोचता है, क्राउन प्रिंस जो ऑफिशियली एपिस्टेन का छात्र है, क्या वो अपना सारा समय अपने छोटे से बागान में कुछ सब्जी उगाते हुए बर्बाद कर रहा था? और वो रे से कहता है, क्या तुम्हें ये सब करने की बजाय पढ़ाई करने में व्यस्त नहीं होना चाहिए? ये सुनकर रे घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं समय समय पर पढ़ाई कर रहा हूँ। था सही करते हुए सोचता है, तुम मुझसे बिल्कुल विपरीत हो। बिना कोई एफर्ट्स के दुनिया पहले से ही तुम्हारे हाथों में है। तुम अपने हर समय को आनंद से जी सकते हो। इस जीवन में भी क्राउन प्रिंस बनने में तुम सक्षम हुए हो। रे डोरेथा से घबराते हुए कहता है, सचमुच मैंने समय समय पर पढ़ाई किया है। डोरेथा कहता है और डोरेथा से कहता है, क्या तुम नाराज हो डोरेथा? मुझे माफ कर दो। डोरेथा उसकी तरफ देखता है। रे कहता है, मैं जानता हूँ उसमें मेरी गलती थी। हालांकि तुमने मुझसे कहा था तुम नहीं खेलना चाहती हो। डोरेथा कहता है, कोई बात नहीं है। और वो कहता है, रे रे उसकी तरफ देखता है। डोरेथा कहता है, तुम इस तरह से अच्छा एम्पायर नहीं बन सकते। रे अपने सर में हाथ फिराते हुए कहता है, हाँ तुम सही हो। डोरेथा अपने मन में सोचता है, मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिल का एक हिस्सा तुम्हें उस सिंहासन पर नहीं बैठाना चाहता। शायद अत्याचारी होना मेरी असली स्वभाव है। और ये उससे कहता है, तुम कुछ तो टमाटर खाओ, ये अभी ले आया गया है। और वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा एपिस्टेन में ऐसा भाई बनने में जिस पर तुम्हें गर्व हो। और टुरेथा उसकी ऐसी बात सुनकर अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ते हुए सोचता है, बस अपना ख्याल रखने पर ध्यान दो। रे मुस्कुराते हुए कहता है, था क्या तुम कभी भी बाहर नहीं जाना चाहती? पूरी दिन अंदर बैठना क्या बोरिंग नहीं है? ये सुनकर था सोचता है, अब जब मैं इस बारे में सोचूं तो मैंने अब तक कभी भी बाहर नहीं गया, क्योंकि ये सब मैंने अपने पहले जीवन में देख चुका हूँ। और ये उससे एक्साइटेड होते हुए कहता है, तुम कभी भी बाहर नहीं गए हो, वहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। और वो ऐसे ही बहुत कुछ कहने लगता है। डोरेथा कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो और डोरेथा से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगी? डोरेथा कोल्डली मना कर देता है। रे ये सुनकर रोते हुए कहता है, पर क्यों? और वो ऐसे ही उसकी आगे पीछे घूमकर उसे मनाने की कोशिश करता है। इन सब से डोरेथा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो रे से कहता है, ऑल राइट, मैं बाहर जाऊंगा। ये सुनकर रे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सच में तुम बाहर जाओगी? डोरेथा कहता है, पर एक शर्त पर। मैं अकेले जाऊंगी। कोई गार्ड मेरे साथ जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। रे ये सुनकर रोतलू सा शकल बनाते हुए कहता है, और ठीक है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे टुरेथा कहता है, हाँ गवर्नेंस, क्या मुझे ये सच में पहनना होगा? डुरेथा की नैनी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, देखिए आप कितना सुंदर लग रही है। डुरेथा कहता है, एक कंफर्टेबल नहीं है। और डुरेथा की नैनी डुरेथा की हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैंने हमेशा से ये सपना देखा कि आप इस ड्रेस को पहनेंगे योर हाइनेस। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो दिन आज आ गया। और वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। फिर डोरेथा की नैनी डोरेथा को पकड़कर बाहर खुशी से जाने लगते हैं, जहाँ पे डोरेथा सोचता है, मैंने शायद गलती कर दिया। फिर हम देखते हैं वो दोनों मार्केट पे घूम
ने लगते हैं। डोरेथा उस जगह को देखकर सोचता है, हाँ, ये जगह, यहाँ पर हमेशा शोर शराबा रहता है। डोरेथा की नैनी डोरेथा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं। आप मेरा हाथ टाइटली पकड़िए, नहीं तो अब खो जाएगी। जहाँ पे डोरेथा सोचता है, ये मुझे बिल्कुल एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है। वो उनका हाथ पकड़ लेता है और सोचता है, मेरे प्रीवियस लाइफ में मैंने कभी भी इस जगह पे किसी की हाथ पकड़ के नहीं चला। ये बहुत ज़्यादा अजीब है। तभी डोरेथा की नैनी कहती है, योर हाइनेस, वहाँ पर देखिए, आपने पहले ये सब नहीं देखा होगा। डोरेथा उस तरफ देखता है और सभी लोगों को देखने लगता है और सोचता है, मुझे याद है, एम्पायर भरा हुआ था। युद्ध के वजह से ये जगह पूरी तरह से तबाह हो गई थी और सड़कें खून से लथपथ थी। तो एक बिना अत्याचारी के एम्पायर ऐसा दिखता है और उसकी नैनी कहता है, इस तरफ देखो योर हाइनेस। इससे डोरेथा अपने सोच से बाहर आती है और वहाँ पर कुछ लोग म्यूजिक परफॉर्म कर रहे थे और वो स्माइल करते हुए कहता है, क्या हम जाकर सुने? डोरेथा कुछ नहीं कहता है और अपना सर झुका लेता है और वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों एक गली से गुजर रहे थे। तभी हमें एक सस्पिशियस लोग को दिखाया जाता है जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था और यहीं पर ही हमारी ये एपिसोड खत्म होता है। तो पिछले एपिसोड में हमें एक सस्पिशियस लोग को दिखाया गया था। तो अब आगे डोरेथा एक जगह पर बंधा हुआ था। कोई कहता है, हम इस बच्चे से कब छुटकारा पाएंगे। दूसरा कोई कहता है, जब हमारे हाथों में पैसा होगा। फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो खाने के टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। एक आदमी कहता है, तब तक के लिए ये बच्चे हमारे लिए मीट की तुलना में जीवित अधिक उपयोगी हो सकता है। दूसरा आदमी कहता है, मैं यकीन नहीं कर सकता, उसका ड्रेस मेरे घर से भी ज़्यादा कीमती है। डोरेथा सोचता है, जब से मैं पास्ट में आया हूँ, मैंने तलवार नहीं लहराई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। फिर हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोरेथा की नैनी खुशी से कहती है, ओ माय गॉड, आप बहुत ज़्यादा एडोरेबल लग रही है। और उसे कैप पहनाते हुए कहता है, ओ, इसके बारे में क्या ख्याल है? और ये वाला डोरेथा अपना शक्ल आईने में देखकर अजीब सा मुंह बनाती है और वो सोचता है कि वो दोनों मार्केट पर चल रहे थे। तभी डोरेथा की नैनी कहती है, जब हम यहाँ बाहर है तो आइए आपके लिए कुछ किताबें भी ले आए। ठीक उसी गली में एक शानदार किताबों की दुकान है और पिछले एपिसोड में मैंने शायद गलत बोल दिया था कि वो म्यूजिक परफॉर्मेंस देखने जा रहे थे। नहीं, वो उस गली में किताबों की दुकानों में जाने के लिए उस गली में आए थे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। वो एक गली में जाने लगते हैं। नैनी कहती है, ये एक शॉर्टकट है, इसमें उतना भी भीड़ नहीं होगा। और वो कहती है, और मैं आपके चेहरे की चमक देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। और हमें पीछे एक आदमी को हथियार के साथ देखते हैं और वो आदमी उस चीज़ से नैनी के सर में मारती है। इससे वो वहाँ पर ही गिर जाती है। डोरेथा ये देखकर चौंक जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, गवर्नेंस। और एक आदमी पीछे से उसके मुंह पे रुमाल रख देता है और हमें नैनी को पड़ा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे डोरेथा सोचता है, उन्होंने कहा था साथ में मिठाई लेने को। और वो सोचता है, गवर्नेंस। और वो अपने मन में कहता है, मुझे मुझे जागते रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए। और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे डोरेथा सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अभी इस दयनीय स्थिति में हूँ। मैं एक साम्राज्य की महारानी हुआ करती थी। मुझे जल्दी मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं डेफिनेटली इन गुड फॉर नथिंग ठग्स के हाथों नहीं मरना चाहती। तभी वो दोनों बातें करने लगते हैं कि हमें उस गवर्नेंस को पैसा लाने के लिए भेजे हुए 4 दिन हो चुके हैं। शायद पैसा तैयार करने में और उसे वापस क्रिम्सन बेल में लाने में
थोड़ा समय लग रहा है। रोरेथा सोचता है 4 दिन। मैं 4 दिनों के लिए बेहोश था, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोरी और सूखापन महसूस हो रहा है। मुझे यकीन है कि गवर्नेंस अपना पूरी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कर्नल मुझे छोड़ देंगे। मैं यहाँ बैठे कर्नल के कुछ करने का इंतज़ार नहीं कर सकता और वो आवाज़ करने लगता है। इससे वो दोनों अलर्ट हो जाते हैं और वो दोनों कहते हैं, मुझे लगता है वो जग रही है। और डोरेथा नाटक करते हुए कहता है, मैं देख नहीं सकता। और वो सोचता है, मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता, लेकिन और वो कहता है, प्लीज़ इसे मुझसे दूर करिए। और मैं आपको कह दूँ कि मैं अब से इस व्हाइट शर्ट पहने हुए आदमी को 1 और ब्लैक शर्ट पहने पहने हुए आदमी को 2 कहूँगा, ठीक है? तो आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए पहले से ही बता दे रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी को। तो 1 हंसते हुए कहता है, हेलो लिटिल गर्ल। लोरेथा सोचता है, मुझे सिर्फ एक पावरलेस लिटिल गर्ल की तरह प्रिटेंड करना होगा। और वो आदमी उसे खोल देता है। लोरेथा कहता है, आप कौन हैं? 1 हंसते हुए कहता है, तुम कितनी क्यूट और छोटी सी लड़की हो। मैं हूँ। और वो हकलाने लगता है। लोरेथा सोचता है, मुझे तो किडनैपर्स दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों तो रास्ते के ठग ठगों की तरह दिख रहे हैं। और वो कहता है, क्या आप मेरे नए गवर्नेंस हैं? क्या मैं सही हूँ? वो आदमी हंसते हुए कहता है, गवर्नेंस? नो नो, मैं तुम्हारा न्यू गवर्नेंस नहीं हूँ। ओ प्यार से शक्ल बनाते हुए कहता है, तब क्या आप मेरे पापा का दोस्त हैं? और वो गुस्से से सोचता है, मैं डुरेथा मिलेनिया हूँ और मैं इस तरह से एक्टिंग कर रहा हूँ। और वो आदमी अपनी तरफ पॉइंट करके हंसते हुए कहता है, व्हाट? आ दैट्स राइट, डैडीज फ्रेंड, ही। डुरेथा खुशी से कहता है, तो क्या मैं आपको अंकल कह सकता हूँ? वन उसकी सर पे पैट करते हुए कहता है, अंकल? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सुनने में अच्छा है, अंकल। और टुरेथा अपने मन में गुस्से से सोचता है, मैं किसी दिन तुम्हारा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वन कहता है, ये कोई चाइना की डॉल की तरह नहीं दिखता, ये बिल्कुल कोई नोवेलिटी से बिलोंग करती है। टुरेथा गुस्से से सोचता है, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, हाँ। और वो पास्ट के बारे में सोचता है, जहाँ पे एक लड़का उसका हाथ पकड़े हुए कहता है, मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ, योर मैजेस्टी। अगर ये आपके चेहरे पे खुशी लाती है तो सो प्लीज़ योर मैजेस्टी, मुस्कान के साथ मुझे ग्लेज कीजिए। और वो सोचता है, एक बदमाश हुआ करता था जो लगभग हर दिन मुझसे ये कहा करता था। और वो सोचता है, अभी मुझे मेरे लुक बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। और वो कहता है, ओ हम कहाँ हैं? वन कहता है, ये अंकल का घर है। और डोरेथा कहता है, और आपके चेहरे पर वो क्या है, अंकल? वो अच्छा लग रहा है। वन कहता है, ओ ए, हाँ हाँ, ये पुरानी बात है। और वो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगता है। डोरेथा ये सुनकर ताली बजाते हुए कहता है, ओह हाउ अमेजिंग। और वो अपने मन में सोचता है, तुम इस पर एक नोवेल लिख सकते थे। और वो सोचता है, कम से कम इसके वजह से मुझे ये सब चीज़ें समझने के लिए समय मिल रहा है। और लगता है चीज़ें मेरे पक्ष में नहीं है। और उसके पेट से आवाज़ आने लगता है। वो उन वान के कपड़े को पकड़ते हुए कहता है, अंकल। और वो बड़े प्यार से कहता है, अंकल मुझे भूख लग रही है। और वान कहता है, ओ बेशक, हमारी छोटी लड़की भूखी है। वान कहता है, डैनी ये बच्चा भूखा है। टू कहता है, तो क्या हुआ? वान कहता है, मेरा मतलब है ये रात का खाने का समय है और बच्चे ने कुछ नहीं खाया है। टू कहता है, तुम क्या समझते हो ये क्या है? और हमें डिनर टेबल पर रखी हुई खाने को दिखाया जाता है। रोएथा खाने को देखकर सोचता है, ऐसा लगता है कि वो पहले से ही इस आशा के साथ
पैसा खर्च कर रहे हैं कि उन्हें फिरौती के बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। यह निश्चित रूप से घिनौना है, लेकिन मैं वास्तव में भूख से मर रहा हूँ। और वॉन उसे एक डॉल की तरह उठाकर टेबल पर बैठा देता है। तो कहता है, उसे वहाँ मत बैठाओ, उसे नीचे बैठाओ। और वो जोर से कहता है, तुम्हें क्या वास्तव में लगता है कि तुम उसकी गवर्नेंस या कुछ और हो? इससे बाहर आओ। वॉन चौंकते हुए कहता है, लेकिन वो एक बच्ची है। डोरेथा उसे चमकती हुई आंखों से देखने लगता है। तो कहता है, उसे बांध दो। वॉन कहता है, लेकिन मैं उसका चाचा हूँ। तो कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? उनकी ऐसी बहस सुनकर डोरेथा परेशान हो जाती है और सोचता है, क्या केवल 4 दिन हुए हैं? ये भूख ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय हो गया है। तभी तो चाकू लेकर खड़ा हो जाता है और डोरेथा के गर्दन पर चाकू रखकर उसे डराते हुए कहता है, हे बच्ची, हम तुम्हारे अंकल नहीं हैं। हम तुम्हें यह मारने के लिए लाए हैं। डोरेथा उसे देखकर कहता है, लेकिन क्यों? तू उसकी हाथों को पकड़ते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसे धक्का दे देता है। वान कहता है, नैनी, ये काफ़ी है। तू रस्सियों को हाथों में लेकर कहता है, काफ़ी है। हम किसी भी तरह उसे मार देंगे, या फिर तुम पहले मरना चाहते हो? और वो डोरेथा को बांध देता है। डोरेथा सोचता है, ये मेरे नसों पर हावी हो रहे हैं। तू जाते हुए कहता है, मैं ये जानता था तुम उसके लिए बहुत नरम हो। तभी तू चिल्लाने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, वहाँ टेबल के नीचे। और हमें दो चमकते हुए आंखों को दिखाया जाता है। टुरेथा उसे देखकर खड़े हुए सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? और वो कहता है, ये तो बिच्छू है। और बिच्छू उसके सामने आकर बड़े प्यार से उसे देखने लगता है। टुरेथा उसे देखकर सोचता है, एक बिच्छू, लेकिन लैम्पस द्वीपसमूह पर कोई बिच्छू नहीं है। इसका मतलब, और वो दोनों डर से चिल्लाने लगते हैं और वन टू के ऊपर चढ़ जाता है। डोरेथा उन्हें देखकर सोचता है, मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ और ये दोनों बड़ा हंगामा कर रहे हैं। डोरेथा कहता है, अंकल, अगर मैं इस बिच्छू को पकड़ लूँ तो क्या आप मुझे कुछ ब्रेड और दूध देंगे? टू कहता है, तुम इसे पकड़ने वाली हो? डोरेथा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे बस दो स्टिक्स की ज़रूरत है। वान कहती है, ठीक है, अगर तुम उसे पकड़ लेती है तो। टू कहता है, जाओ उसे खोलो। वान उसे खोल देता है। डोरेथा सोचता है, मुझे ए गैम्बलिंग ड्रॉ स्टिक्स की ज़रूरत होगा। ए फुल्ली ग्रो ठग्स एक छोटे से बिच्छू से डर रहे हैं। और वो जाकर बिच्छू को पकड़ लेता है और वो दोनों चिल्ला के कहने लगते हैं, उसे बाहर छोड़ दो, नहीं उसे मार दो। टुरेता कहता है, मैं इसे नहीं मार सकता, मैं बहुत भूखा हूँ। आप समझ रहे हैं ना, मैं मुश्किल से अपने हाथों को हिला सकता हूँ। वो दोनों डरते हुए कहते हैं, जाओ इसे बाहर फेंक दो, इसे बाहर फेंक दो और हम तुम्हें खाना देंगे। डोरे था उन्हें बिच्छू को दिखाते हुए कहता है, कल और परसों। वो दोनों डरते हुए कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हें खाना देंगे। डोरेथा उसे लेकर बाहर जाते हुए सोचता है, अब मुझे समझ आया, इतना अंधेरा क्यों था। हम अब तक बेसमेंट में थे। और वो बाहर आकर उस जगह को देखने लगता है और सोचता है, अब मैं समझ सकता हूँ वो इतने गीले हुए क्यों थे। और वो उस बिच्छू को छोड़ देता है और सोचता है, ए रेतीले रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं के बीच में हैं। विलेज का डायरेक्शन किस तरफ है? मुझे आश्चर्यचकित है कि कौन जानता है कि मैं यहाँ पर हूँ। भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। मैं समझ सकता हूँ वो इतने ढीले क्यों हो गए हैं। फिर दूसरे सीन में दुरेथा बैठकर खाना खा रही थी। वो खाते हुए सोचता है, कम से कम उन्होंने अपना वादा निभाया। मुझे आशा है कि
और एक बिच्छू होगा। वन कहता है, तुमने सुना कि प्रिंसेस गायब हो गई है? ये सुनकर डोरेथा चौकन्ना हो जाती है। वो दोनों डोरेथा को देखने लगते हैं। टू कहता है, क्या? वन कहता है, उनका कहना है कि उसका किडनैप हो चुका है। टू उसे देखता है और टू जाते हुए कहता है, एक सेकंड के लिए यहाँ आओ। डोरेथा सोचता है, मुझे आश्चर्यचकित है कि ये किसने बताया। शाही परिवार के खातिर इसे अत्यंत गुप्त रखना चाहिए था। अगर ये दोनों अपना गर्दन बचाना चाहते हैं तो ये मुझे कभी भी महल नहीं लौटाएंगे। और वो कुछ ढूंढते हुए कहता है, मैं जानता था कि मुझे कार्नियन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और वो चाकू को ढूंढ लेता है और वो दोनों फुसफुसा के बातें करने लगते हैं कि हम उसे मार डालेंगे, फिर हम हार्क के पास जाएंगे। ये सब टोरेथा सुन रहा था। लेकिन वो तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है। मैं उसे मारने का ज़रूरत नहीं समझता। लेकिन वो प्रिंसेस है। अगर हम उसे छोड़ देंगे और वो अपना छोटा सा मुंह खोलेगा तो हमारा काम ख़त्म समझो। तुम्हें क्या लगता है वो प्रिंसेस के किडनैपर्स को छोड़ देंगे? तुम ऐसा करो, तुम हमारे लिए 2 ऊँट ले आओ और मैं उसका ध्यान रख लूँगा। रोहिता उस चाकू को देखकर सोचता है, मेरा फेथ पहले से ही लिखा हो चुका है, इसलिए मेरे पास तलवार चलाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तू जाते हुए कहता है, इससे निश्चित रूप से गर्दन पर दर्द होने वाला है। वो कहती है, वो लड़की कहाँ है? रेखा उसके पीछे थी और वो उस पर अटैक कर देती है। और वो सोचता है, मेरे पास एक ही मौका है, इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और वो छलांग मारता है और उसके पीठ पर स्लैश करती है। तो पीछे मुड़ते हुए कहता है, योर ब्रेथ। रोहित सोचता है, डैम इट, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। और वो मुड़ते हुए उसके गर्दन को पकड़ लेता है और उसे दीवार पर ठिका देता है। रोहित छूटने की कोशिश करती है और उसके हाथ पर एक स्लैश करती है, लेकिन वो उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? और उसकी हाथ से चाकू गिर जाता है और वो सोचता है, मैं हमला करने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ, काश मैं मजबूत होता। तो चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें अच्छे से और जल्दी से मारने जा रहा था। लड़ना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर सकते हो। ये सुनकर टुरेथा थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है और गुस्सा होकर कहती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। रे को क्राउन प्रिंस होने के लिए रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। एपिस्टेन में जाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। और वो गुस्से से उसे लात मार देता है और वो दूर जाकर गिरता है। डोरेथा कहती है, मैं कार्नेन का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ नहीं कर सका और रियोन के दिल को पाने के लिए कुछ नहीं कर सका। और वो चाकू को उठाते हुए कहता है, और मैं अपने भरोसेमंद नौकर को मुझे छोड़ के जाने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। और एक जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। डोरेथा ने उसके पैर पर कट लगा दिया था और टू उसकी तरफ डरते हुए देखता है और कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। डोरेथा यह बहुत डरावना लग रहा था और वो सोचता है, वो आंखें जिन्हें मैं पिछले जिंदगी से देखते आ रहा हूँ, मॉन्स्टर को देखकर जैसा होता है। क्यों? मैं मॉन्स्टर क्यों हूँ? मैं तो बस जीवित रहना चाहता हूँ। और डोरेथा कहता है, प्लीज़ बस मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अच्छा बनने का संकल्प लिया हूँ। अब सब मुझसे और क्या चाहते हो? ये कहकर वो मुड़ जाता है और वो सोचता है, हर कोई मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकता। मैं बस मैं बस तब तक शांति से अकेले रहना चाहता हूँ जब तक मैं मर न जाऊँ। और वो बाहर आ जाती है और वो चलने लगती है। चलते चलते शाम हो जाती है और वो ठंड से कांपने लगती है और वो सोचती है, मैं अपने पावरलेसनेस पर भयभीत हूँ।
सिर्फ मैं ही कि उस स्पीड ऑफ लाइट को क्यों नहीं देख सकता, लेकिन रे के लिए तो सब बिल्कुल अलग है। और बैठते हुए सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब यूजलेस थिंग्स इस सिचुएशन पर मैं सोच रहा हूँ। कितने शर्मनाक है ये। और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसका आँख खुलता है और वो सोचता है मैं बेहोश हो गया था, तो इस बार मैं इस तरह से मरने वाला हूँ। क्या क्या वो लाइट है? घोड़ों की आवाज़ आ रही है। इस तरफ क्या कोई आ रहा है? और वो खड़े होने की कोशिश करता है और वो अपना हाथ उठाता है और वो सोचता है, जीने का एक बेशरम चाहत, इतने सारे निर्दोष जीवन को जीवन के ऊपर मौत लाने के बावजूद। और वो सोचता है, क्या वो कर्नेल के लोग हैं? शायद वो सिर्फ चोर होंगे। और वो गिर जाता है और वो सोचता है, कर्नेल के इतना उपेक्षा के बाद मुझे अपने विश्वास पर विश्वास नहीं रहा। लेकिन ये अनबिलीवेबल है, वो वही है। और कुछ सोल्जर उसके पास आकर बातें करने लगते हैं। ट्रेथा सोचता है, लेकिन मैं आज भी विश्वास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता कि एक दिन कर्नेल मुझसे प्यार करेंगे। और कोई कहता है कि प्रिंसेस प्रिंसेस डोरेथा। और वो सोचता है, चाहे वो कोई भी हो। और यहीं पर ही हमारी एपिसोड ख़त्म होती है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था डोरेथा बेहोश हो जाती है और उसके पास कुछ लोग आता है। तो अब आगे डोरेथा अपना आँख खोलता है और उस जगह को देखकर कहता है, ओह, मैं वापस आ गया, वापस इस जगह पे आ गया। और उस इंसान के बारे में सोचने लगता है जब किसी ने उसे बुलाया था बेहोश होने से पहले। तो वो रॉयल नाइट था। समय के साथ मेरा किस्मत बदल गया। तभी वो किसी को आवाज़ सुनता है जो कहता है, तुमने क्या कहा? और डोरेथा सोचता है, ये तो कर्नेल है। और वो उन्हें बातें करते हुए सुनता है, जहाँ पे एक मेट कहती है कि वो अज्ञात किडनैपर थे, योर मैजेस्टी। कर्नेल कहता है, तो उनके द्वारा उसे किडनैप कर लिया गया था। डोरेथा सोचता है, क्या वो मुझे यहाँ देखने के लिए आए हैं? और वो उधर जाते हुए सोचता है, आखिरकार वो मेरे पिता है। तभी कार्नन कहता है, कितना खतरनाक उपद्रव है, सुनिश्चित करो कि कोई और परेशानी ना हो। ये सुनकर डोरेथा सहम जाती है। फिर कार्नन कहता है, उस इंसान को ढूंढो जो इस सिचुएशन को लीक किया है और पब्लिक के सामने ये अनाउंस करो कि ये एक झूठी अफवाह है। और जो कोई भी इस अफवाह को फैलाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। मेट कहता है, यस योर मैजेस्टी। ये सब सुनकर ढूंढता सोचता है, मुझे हमेशा से लगा कि कर्नल मुझे मेरे सेल्फिनेस के वजह से पसंद नहीं करते हैं। और बिस्तर पर बैठे हुए सोचता है, लेकिन मैंने इस बार उसे उकसाने के लिए कुछ नहीं किया है। शायद ये मुझे पसंद नहीं करते। शायद यही मेरा पनिशमेंट है, एक अत्याचारी होने का। मैं अपने पिछले जीवन में किए गए पापों का भुगतान कर रहा हूँ। और वो लेटे हुए सोचता है, मुझे यकीन है कि ये यही है। हाँ, ये यही होना चाहिए। अदरवाइज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर कहता है, ये देखकर खुशी हुई कि आपका तापमान गिर रहा है, योर हाइनेस। आप निश्चित रूप से ठीक हो रहे हैं, लेकिन उतनी जल्दी नहीं जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। नैनी कहता है, आप कैसा फील कर रहे हैं, योर हाइनेस? डोरेथा उसे देखकर सोचता है, ये मेरा नया गवर्नेंस है। फिर डोरेथा कहता है, पहले से बेहतर। और वो सोचता है, क्या उन्हें निकाल दिया गया? लेकिन इसमें उनका कोई गलती नहीं थी। इसके अलावा वो हमेशा ही काइंड और स्वीट रहे हैं। जो हुआ उसके बारे में विचार करूँ तो मैं सिर्फ आशा करता हूँ कि वो अच्छे हों। फिर डॉक्टर कहता है, मैं उन्हें किसी शांत जगह जाने का प्रेफर करूँगा। मैं उन्हें सी साइड में जाने का रिकमेंड करूँगा, जो शांत और ताज़ी हवा से भरपूर होगा। डैनी कहती है, सी साइड? हाँ, उस जगह से ही तो योर हाइनेस बिलोंग करते हैं।
वहाँ पर एक सूटेबल कैसल है जो इस इन सब सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। रोएथा चौंक कर सोचता है, सी साइड, इसका मतलब मैं पहले सोच सकता हूँ। फाइनली मैं कर्नन और रे से दूर जा रहा हूँ, और यहाँ तक कि रियोन और जूलिया से भी। ये बिल्कुल सही है। मैं चुभती हुई आंखों से दूर रहूंगा, शांति में अपने ताकत को निखारने के लिए। ये सोचकर वो अपना हाथ को जकड़ लेता है और उस किडनैपर के बारे में सोचकर कहता है, मैं और कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ूंगा। और वो सोचता है, मैं डर के मारे इससे बच रहा हूँ। और वो कहता है, कवर्नेस, लेकिन शायद मैं अपनी ताकत का अच्छा यूज़ कर सकता हूँ। मैं दूसरों की रक्षा कर सकता हूँ। और वो कहता है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और वो सोचता है, अच्छे बने रहने के लिए मुझे ताकत की ज़रूरत है। और नैनी कहती है, लेकिन योर हाइनेस सी साइड पे, वो भी अकेले टुरे था। कहता है, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। डैडी डॉक्टर से कहता है, मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ है। आमतौर पर वो इतनी जिद्दी नहीं होती है। डॉक्टर कहता है, फिर अगले सीन में रे आकर कहता है, टरा, फ्लावर डिलीवरी। डैडी कहता है, वेलकम बैक योर हाइनेस। ये कहकर वो फूलों के गुलदस्ते को लेता है। रे फूलों को गुलदस्ते को देते हुए कहता है, तुम अब कैसा फील कर रहे हो डोरेथा? डोरेथा सोचता है, उस घटना के बाद से वो हर दिन मुझसे मिलने आ रहा है। क्या उसके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है? रे कहता है, किस बारे में बात कर रहे हैं? नैनी कहती है, हम सब सीसाइड में रहने महल में प्रिंसेस का बेहतर होने के बारे में बात कर रहे हैं। रे कहता है, सीसाइड? नैनी कहती है, सेरेदियन क्षेत्र में एक परफेक्ट महल है। वहाँ का पानी और हवा उनकी उत्साह बढ़ा सकता है। रे कहता है, लेकिन वो पहले ही बहुत बेहतर हो चुकी है। क्या उसका वहाँ जाना क्या अवश्य है? टुरेथा कहता है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। और वो कहता है, प्लीज़ जाओ, मुझे वहाँ जाने के लिए प्लानिंग करना होगा। रे उदास होते हुए कहता है, लेकिन टुरेथा। और टुरेथा कहता है, और रे, ये क्लियर है कि इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं थी कि मेरा किडनैप हो गया, तो तुम वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रे उदास होते हुए कहता है, लेकिन अगर मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। मैं ही वो इंसान था जिसने तुम्हें बाहर जाने के लिए विनती किया था। टुरेथा कहता है, ये ठीक है, वो अतीत था। रे उसे पकड़ते हुए कहता है, लेकिन क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? टुरेथा बुक पकड़ते हुए कहता है, तुम क्यों पूछ रहे हो? रे कहता है, लेकिन मेरी छोटी टुरेथा वहाँ बिल्कुल अकेली होगी। टुरेथा सोचता है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। और रे कहता है, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। और वो खुश होते हुए कहता है, तुम एपिस्टेन में मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा मदद करूँगा और वहाँ मेरे साथ रहो। प्रेथा कहता है, मैं नहीं कर सकता। और रे हंसते हुए कहता है, क्यों नहीं? क्या तुम मेरी पढ़ाई के बारे में मेरी शिकायत से डर गए हो? तुम मुझसे कहीं अधिक होशियार हो। मुझे यकीन है तुम वहाँ बहुत अच्छा करोगे। इतनी जल्दी हार मत मानो। टुरेथा सोचता है, जल्दी हार मान लेना? तुम सचमुच कुछ भी नहीं जानते हो। तुम्हें पता नहीं है कि मैंने उसमें शामिल होने के लिए कितनी पढ़ाई किया। पता नहीं कि कब कर्नल ने मेरे वहाँ जाने के विरुद्ध आदेश किया। मैं कैसे? और वो सोचता है, कोई बात नहीं, मैं तुम जैसे भीगी आंखों वाले मूर्ख से और क्या उम्मीद कर सकता हूँ। और वो कहता है, रे, मैंने अपना मन बना लिया है, मैं जा रहा हूँ, और बस इतना ही। मुझे आराम की ज़रूरत है, तुम प्लीज़ जाओ। रे शांत होकर ये सब सुन रहा था। रे कहता है, ओके, आराम करो। रे के जाने के बाद नैनी कहता है, मुझे यकीन है कि योर हाइनेस केवल आपके चिंता कर रहे थे, तो यही वजह से उन्होंने ऐसा बोला। योर हाइनेस? टोरेथा सोचता है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि ये रे अच्छा है, लेकिन मैं ही सड़ा हुआ हूँ। वो हमेशा ही ऐसा रहा है। तो अब समय आ गया है कि मैं बाहर निकलूं। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। टोरेथा गैरेज की तरफ जाते हुए सोचता है, ऐसी
समय में भी कार्डिन का इग्नोरेंस ठीक वैसा ही है। मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये ट्रिप कितनी जल्दी अरेंज किया गया। और वो सोचता है जहाँ पे रे रोते हुए कहता है डरे था मत जाओ। वो सोचता है ये अच्छा बात है कि मैंने उस क्राई बेबी से कहा कि तुम मुझे विदा मत करो। उसके बारे में सोचकर ही मुझे सिर दर्द हो रहा है। तभी डोरेथा को कोई बुलाता है। योर हाइनेस। रियोन आकर कहता है मैंने सुना है कि आप थोड़ी देर के लिए दूर जा रहे हैं। डोरेथा उसे चौंक कर देखता है और कहता है रियोन। और वो मन में सोचता है मैं अभी रियोन से मिलना नहीं चाहता। और वो कहता है हाँ सेरेडियन में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रियोन पॉकेट से कुछ निकालते हुए कहता है ओ मेरे पास वास्तव में आपके लिए कुछ है। मुझे खुशी है कि मैं इस समय पर आया। डोरेथा कहता है मेरे लिए। और रियोन कैंडी देते हुए कहता है यह उतना खास नहीं है। डोरेथा कहता है ये तो। रियोन कहता है मुझे लगता है आपको आपकी यात्रा के दौरान मोशन सिकनेस हो सकती है। और कहता है आपको स्वीट्स पसंद नहीं है क्या? टुरेथा खुश होते हुए सोचता है मेरे लिए रियोन ने ये मेरे लिए लाया है। और वो कहता है नहीं नहीं मुझे ये पसंद है। और वो उन्हें लेते हुए कहता है मेरे लिए ये लाने के लिए धन्यवाद। और रियोन थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है ये सब बहुत अचानक है आपका यहाँ से जाना। मुझे लगता है मैं कुछ समय तक आपसे नहीं मिलूंगा। ये शर्म की बात है। मुझे आशा है कि आप जल्दी रिकवर करें और जल्दी हमारे पास लौटें। और टुरेथा सोचता है शर्म की बात। और वो सोचता है मेरे पिछले जीवन में उसने कभी भी मेरी इस तरह से परवाह नहीं किया। हो सकता है शायद हो सकता है रियोन। और वो अपने हाथों को क्लींच करते हुए सोचता है नहीं रुको मैं इन विचारों को मन नहीं बना सकता। रियोन शायद। और वो कहता है मुझे अब जाना चाहिए। रियोन उसे कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो नहीं बोलता। और वो अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है और कहता है हाँ जल्दी मिलेंगे योर हाइनेस। और डुरेथा कैंडिस को देखते हुए कहता है लेकिन उसने मेरे बारे में सोचा। रियोन ने मेरे बारे में सोचा। और वो उन चॉकलेट को देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहीं पर ही हमारी एपिसोड ख़त्म होती है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डोरेथा सी साइड में आ गया था। और वो उस जगह को देखकर बहुत खुश होता है। और वो सोचता है महल से दूर रहना मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ उतरने जैसा है। उस महल से दूर जहाँ मैंने रे को मारा था और जहाँ रियोन की मौत हुआ था। वो महल केवल बुरी यादों से भरा पड़ा है। ये उससे अच्छा है यहाँ मेरे अत्याचार का कोई निशान नहीं है। और उन चॉकलेट को देखने लगता है। और वो सोचता है शायद मैं सचमुच यहाँ नए तरह से शुरुआत कर सकता हूँ। तभी उसे कोई बुलाता है योर हाइनेस। डुरेथा उस तरफ मुड़ता है। और वो मेड कहता है प्लीज़ मैं आग्रह करता हूँ कि आप मेरा इंतज़ार करें। अगर आप खो गए तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। प्लीज़ बिना किसी साथी के ना जाना योर हाइनेस। डुरेथा सोचता है कहीं नहीं के माध्यम में एक शक्तिहीन प्रिंसेस की देखभाल करने के लिए उसे टोटेम पोल के निचले हिस्से पर होना चाहिए। ले, लेकिन क्योंकि मैं केवल दिखने में एक प्रिंसेस हूँ इसलिए मुझे लगता है कि उसका उत्साह खत्म हो जाएगा। उम्मीद किसी को दिखाते हुए कहता है ओ कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको अवश्य मिलना चाहिए। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो आपके रक्षा करने वाले हैं सर स्टीफन ग्रीनवाल। और वो डुरेथा के सामने आगे आकर खड़ा हो जाता है। डुरेथा उसे देखता है और पास के बारे में सोचता है जहाँ पे स्टीफन डुरेथा के सामने अपने घुटने पे बैठा हुआ था। और डुरेथा कहता है मैं देख रहा हूँ तुम मुझे ग्रीटिंग नहीं कर रहे हो। तुम अभी भी बहुत ढीठ हो। स्टीफन डुरेथा की तरफ देखता है। डुरेथा भी उसकी तरफ देखता है और कहता है द फ्यूचर कमांडर। ये सचमुच शर्म की बात है। मैं हमेशा से आपके साथ डुअल करना चाहता था। और वो कहता है ये कितनी शर्म की बात है कि आप बुद्धिमान होने से अधिक ढीठ है। और वो उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है स्प्लेंडर का आदेश इस लैंड पर नाइट का सबसे बड़ा आदेश है। तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो
और वो सोचता है, और वो आदमी जो एक बार मेरे तलवार से मरा था, और वो उसे देखकर सोचता है शायद वो अभी 18 साल का है। उसने अभी अपना पहचान बनाना शुरू कर दिया होगा। वो अपनी स्थायी स्थान पर सीढ़ी चढ़ने के समय पर वो यहाँ कैसे पहुंच गया, एक शक्तिहीन प्रिंसेस की रक्षा के लिए। और वो अपना हाथ बढ़ाता है और सोचता है ये अफसोस की बात है, और वो कहता है आपसे आज पहचान करके अच्छा लगा। और मैं खुशी से कहता है अरे बाप रे, क्या आप वेल मैनर नहीं है। और स्टीफन उसे घूरने लगता है। तभी मेड घबराते हुए कहता है ओ सर, योर हाइनेस का हाथ। स्टीफन उससे अजीब तरह से हाथ मिलाता है। डुरेथा सोचता है मैं हाई फाई की मांग नहीं की, हमेशा की तरह वो ढीठ है। और मेड उसे घबरा के देखने लगता है। और फिर अगली सीन में हम देखते हैं डुरेथा कुछ लिखते हुए सोचता है स्टीफन से मिलना जैसी अनएक्सपेक्टेड घटना के साथ ये स्पष्ट है कि केवल अच्छा बनने का संकल्प वास्तव में अच्छाई का जीवन जीने के लिए इनफ नहीं है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे अपने रास्ते पर बने रहने के लिए कुछ दिशा निर्देशक बनाना होगा। लेकिन कोई अच्छा कैसे हो सकता है, वो बैठकर सोच ही रही थी। तभी मेड स्नैक्स लाकर कहता है ये नाश्ते का समय है योर हाइनेस। और डुरेथा कहता है क्लोरा, कोई अच्छा कैसे होता है। ये सुनकर क्लोरा कहता है अच्छा बने, हाँ। और वो हंसते हुए कहता है सबसे पहले अच्छा होना आपके माता पिता के बात सुनने से शुरू होता है। डुरेथा कहता है उस तरह का नहीं। और मेड अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है तो आप क्या कह रही थे। और वो टेबल पे रखे कागज को देखता है और हंसते हुए कहता है अच्छा कैसे बने। और पीछे से स्टीफन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और डुरेथा उसे छुपाते हुए कहता है आप क्यों हंस रही है। और वो हंसते हुए कहता है अच्छा होना ये बहुत अडोरेबल है, प्लीज माफ कीजिए योर हाइनेस। और स्टीफन भी पीछे से अपना सर हिलाता है और वो सोचता है एडोरेबल, मेरे शब्द एडोरेबल है, क्या ये मुझे सूट करते हैं। और क्लोरा कहता है लेकिन आप क्यों ये लिस्ट बना रहे हैं। डोरेथा कहता है क्योंकि, और वो सोचता है ऑब्वियसली मैं अच्छे बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो मेट कहता है इसके बारे में क्या, क्यों ना आप आपके फादर का 10 मसाज करें। ये सुनकर डोरेथा अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है एह नो थैंक्स। और क्लोरा कहता है आपको वो पसंद नहीं है, तो फिर दिन में 10 बार हंसने का क्या ख्याल है। डोरेथा कहता है 10 टाइम्स हंसना। और उमेद हंसते हुए कहता है आप जानते नहीं हैं, कहा जाता है हंसना सबसे अच्छी दवा है। क्या ये सही नहीं है सर स्टीफन। और स्टीफन भी अपना सर हिलाता है। और वो सोचता है हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और वो सोचता है ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं रहना चाहता, मेरे पास ऐसा होने का कभी कोई कारण नहीं था। और वो रे के बारे में सोचकर कहता है इसके बारे में सोचूं तो ऐसा लगता है कि सभी अच्छे लोगों के चेहरे पर खुशी होती है, फ्लोरा सही हो सकती है। और वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए सोचता है क्या इस तरह से, और थोड़ी ही देर में उसका मुंह बिगड़ जाता है। और वो सोचता है जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश में मेरा चेहरा हिल रहा है। और क्लोरा कहता है क्या गलत है योर हाइनेस। और टुरेथा उन दोनों को रूम से बाहर निकलते हुए कहता है मैं अब अकेला रहना चाहता हूँ, इसलिए आगे बढ़े और क्षमा करे। क्लोरा कहता है और लेकिन मुझे रुकना और देखना अच्छा लगेगा। फिर वो उन दोनों के जाने के बाद टुरेथा अपने पेन को उठाता है और लिखता है नंबर 1, दिन में एक बार काइंडली मुस्कुराना। नंबर 2, जो दूसरों का है उसका लालच मत करो। और सिंहासन रे का है और रियन जूलिया का है। नंबर 3, हजारों लोगों की बचाओ। और वो सोचता है जीवन बचाना एक अच्छा काम होना चाहिए। और वो सोचता है मुझे आश्चर्य है मैंने अपने अगले जीवन में कितने लोगों की मौत का कारण बना। मैंने न केवल अपनी तलवार से हत्या की, बल्कि युद्ध भी शुरू कर दिया था। मैंने अपनी प्रजा पर गुलामी सौंपा और
डिजास्टर, बीमारियों और गरीबी से अपना मुंह मोड़ लिया। मरने वाले की संख्या कम से कम 50,000 होना चाहिए। अगर रे सिंहासन पर बैठा होता तो हजारों लोगों की बचाना जा सकता था, लेकिन वो मेरी वजह से मारा गया। पश्चाताप में मैं इस जीवन में दोगुना लोगों की जान बचाने का लक्ष्य रखूंगा। और वो उस लिस्ट को देखते हुए सोचता है, मैंने सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। हफ्ते में 3 बार धन्यवाद दिया जाएगा और हर महीने में कम से कम 1 मिलियन दान करना होगा। और वो सोचता है ये एक अच्छी शुरुआत है। इन्हें प्राप्त करना निश्चित रूप से एक अच्छा पुनर्जीवन होगा। और वो बैल्कनी में आकर जमाई लेते हुए सोचता है, "हम्म, मैं थक गया हूँ।" और वो समुंदर को देखने लगता है और कुछ सोचकर फ्लोरा और स्टीफन के पास आता है और दरवाज़ा खोलकर कहता है, मैं समुद्र तट पर जाना चाहता हूँ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं डोरेथा और स्टीफन सीसाइड पर चल रहे थे। डोरेथा चलते हुए तिरछी नज़र से स्टीफन को देखता है और सोचता है, मैं नहीं जानता था कि स्टीफन भी मेरे साथ आएगा, लेकिन कम से कम वो काम बतौनी है। दखल अंदाजी वो इतना नहीं करता है। और वो चलते हुए सोचता है, ये इतना शांत है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तभी वो सामने किसी को बैठा हुआ देखता है। उसे देखकर सोचता है, वो कौन है? मुझे नहीं पता था कि यह आसपास कोई और भी रहता है। फिर उस लड़के को अच्छे से दिखाया जाता है। डोरेथा उसे देखता है और सोचता है, एथन ब्रोंटे। एथन ब्रोंटे अत्याचारी डोरेथा का राइट हैंड था और सबसे खूबसूरत आदमी जिसे मैं अब तक जानता हूँ, और सबसे खतरनाक भी। एथन ब्रोंटे वो सुनहरे आंखों वाली परी के नाम से भी जाना जाते थे। मैन और वुमेन सभी की कल्पना की ऑब्जेक्टिव एक ही था। ऐसा कोई नहीं था जिसने उसका विरोध करने का सपना देखा हो। और उसकी आंखें केवल मुझ पर और मेरे विश्वासों का नौकरों पर थी। उसने मेरे लिए वह सब कुछ लाया जो मुझे पसंद थी। रे को मारने में मदद किया। और एथन उसके हाथों पे चूमते हुए कहता है, माय ब्यूटीफुल लेडी। और वो कहता है, जूलिया डेलेविन मर चुकी है। ये सुनकर डोरेथा हंसने लगता है और वो सोचता है, और अपनी ओर से उन लोगों को मारा जिनसे मैं नफरत करता था। और एथन कहता है, तुम्हारे लिए कुछ भी माइसान। वह अकेला व्यक्ति था जिसने मुझे समझा और मुझे लगा कि वो मेरा वफादार नौकर है। फिर एक सीन में हम देखते हैं एथन चिल्ला के कहता है, मैजेस्टी, अब उस ढीठ आदमी को अपने साथ क्यों रखते हैं? अगर आप मुझसे शादी किया होता, उससे शादी करने की बजाय मैं सचमुच अपना जीवन तुम्हें समर्पण कर देता। नहीं, क्या एथन ने सचमुच अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया होगा? और वो सोचता है, मुझे अपनी गंभीर गलती का एहसास तभी हुआ जब मैं मौत के सामने खड़ा था। जैसे ही मैं फांसी के तट तक पहुंचा, लोगों ने उसे सभी गलत कामों से बरी कर दिया और उसे प्रधानमंत्री का करार दिया, जिसने तानाशाही के सामने साम्राज्य की रक्षा किया। साबिन जीव के साथ वो अपने सभी अपराधों से बच गया और मैं उसकी सारे पापों को फांसी तक ले गया। और वो सोचता है, वो तो यहाँ तक चाहते थे कि वो मेरी गद्दी का उत्तराधिकारी बने। मुझे इस जीवन में हर कीमत पर उससे बचना होगा। तभी वो उसे चौंक कर देखता है। वो रो रहा था और वो अपनी आंसू पोंछने लगता है। और डोरेथा अपने हाथों को क्लेंच करते हुए सोचता है, मैंने एथन को कभी नहीं देखा ऐसे रोते हुए। और वो अपने वहाँ पे खड़े होकर सोचता है जैसे कि वो बिल्कुल अलग पर्सन हो। क्या होगा अगर एथन कभी डार्क साइड पर कदम न बढ़ाए? और वो उसकी तरफ जाते हुए सोचता है, क्या होगा अगर हम दोनों अच्छे हों? फिर शायद ये सोचकर वो उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और सोचती है, हो सकता है कि एथन को भी जीवन का एक नया मौका मिल सकता है। और डोरेथा उसकी तरफ देखने लगता है। एथन उसे देखता है और डोरेथा कहता है, हाय।
और एथन घबरा के खड़ा हो जाता है। डोरेथा कहता है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? और वो सोचता है, हाँ, वो इतना सरप्राइज क्यों दिख रहा है? और वो एथन वहाँ से भाग जाता है और डोरेथा पीछे से चिल्लाता है, रुको, लेकिन वो चला जाता है। और डोरेथा सोचता है, शायद मुझे उसे शांति से रोने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए था। वो इस जगह पे अकेले क्यों रो रहा था? और वो सोचता है, अरे हाँ, और वो उसके फादर के बारे में सोचता है। मुझे अभी याद आया, वो ड्यूक ब्रोंटे का हरामी बेटा है। क्या इसका उससे उसके आंसुओं से कुछ लेना देना है? ड्यूक ब्रोंटे का पुत्र होने के नाते विवाह से वो पैदा हुआ। एथन ब्रोंटे को एपिस्टेन में दाखिला होने का अनुमति नहीं थी, और जब तक वो एडल्ट नहीं हो गया उसे सोशल इवेंट्स में जाने की अनुमति नहीं थी। और वो स्टीफन से कहता है, मैं थक गया हूँ, मुझे बंद करना चाहिए। और वो सोचता है, तुम्हें पता होना चाहिए, ये अकेला अस्तित्व अपने आप में बहुत अच्छा है। जैसे ही एक खबर फैले कि इम्पीरियल प्रिंसेस समुद्र तट पर आई हैं, आसपास की सभी नोबल लेडीज की ओर से इनविटेशन की बाढ़ आ गई, जो उनकी रॉयल हाइनेस से परिचय होना चाहते हैं। मैंने मूर्खपूर्वक सोचा कि एक सिंपल गेट ग्रीटिंग होगा, और वहाँ पे डोरेथा के आसपास बहुत औरतें बैठे हुए थे, और वो खुश होते हुए कहते हैं, अरे बाप रे, आप बहुत एडोरेबल है, आप बिल्कुल एक चाइनीज डॉल की तरह है। और आप इस ड्रेस में बहुत लवली लग रही है। और एक लेडी केक को लाते हुए कहता है, मैंने सुना है कि आप बीमार हैं, आप निश्चित रूप से कुछ अतिरिक्त पाउंड का उपयोग कर सकते हैं, और क्या इसे ट्राई करना चाहेंगे? योर हाइनेस, डोरेथा कहता है, आपके चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं वो खुद से कर सकता हूँ। और वो केक को खाते हुए सोचता है, ओह, मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और वो खाते हुए सोचता है, मैं अपने आप से ही ठीक से खा सकता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो लोग कहने लगते हैं, ओ बहुत क्यूट है, वो इसे खुद से खा रही है। और वो कहते हैं, और वो नखरेबाज नहीं है, योर हाइनेस, आप तो ग्रेस की पिक्चर की तरह है। डोरेथा सोचता है, ये थका देने वाला है, ये 100 रेस से घिरे होने जैसा है। और वो लोग कहते हैं, कुछ टॉनिक मेडिसिन लाए योर हाइनेस? डोरेथा कहता है, नहीं धन्यवाद, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। और वो धीरे से फ्लोरा और स्टीफन से मदद मांगता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। तभी डोरेथा को कोई बुलाता है, योर हाइनेस, मैं आपको हमारी मैंशन में आने का इनविटेशन करना चाहता हूँ, क्या आप इतना दयालु होने की कृपा करेंगे? डोरेथा कहता है, ट्रोचन ब्रोंटे। और वो स्माइल करते हुए कहते हैं, वहाँ कोई मेडिसिन टॉनिक नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और डोरेथा सोचता है, ब्रोंटे मैनर के लिए इनविटेशन स्वीकार करना, इसका मतलब है कि मैं एथन ब्रोंटे से मिल सकता हूँ। और वो उसके रोते हुए चेहरे के बारे में सोचने लगता है, और वो सोचता है, वो मेरे दिमाग में घूम रहा है। और वो मुस्कुरा के कहता है, ये मेरा ऑनर है कि मुझे इनवाइट किया जा रहा है। और वो सोचता है, मुझे लगता है कि मुझे अच्छा बनने की अपनी लिस्ट में इसे डालना होगा। और यहीं पर ही हमारी एपिसोड ख़त्म होती है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था डोरेथा बोंटे मैनर का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब आगे तो चैप्टर की शुरुआत होती है नेक्स्ट डे से, जहाँ डोरेथा कैरेज पर बैठी हुई थी, और वो कुछ समय पहले के बातों के बारे में सोचता है, जहाँ पे मेट कहता है, वो सभी आपसे प्यार करते हैं योर हाइनेस। डोरेथा कहता है, ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि वो सभी सोशल स्टेटस के लिए मेरे साथ संबंध बनाने की होड़ में है। मेट कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि उन्होंने केवल सोशल स्टेटस के लिए आप कितने एडोरेबल दिखते हैं इस पर आपस में सहमति जताए? वो आपको प्यारा पाकर खुद को रोक नहीं सके। और वो मेड हंसते हुए कहता है, वो सब स्नेहपूर्ण हृदय से है। और डोरेथा सोचता है, स्नेहपूर्ण हृदय, हाँ। और वो सोचता है, मैं कभी नहीं किया है जिससे मैं प्यार करता था, उससे उस प्रकार की बातें पूछी तो डर था कि रियोन मुझसे और भी
अधिक नफरत करेगा। और वो सोचता है लव रिलेशनशिप में मैं हमेशा से ही कमज़ोर था। और वो सोचता है शायद मैं प्यार देने या पाने के काबिल नहीं हूँ। क्या मेरे लिए अच्छा होना तब भी संभव है जब मैं ये भी नहीं जानता कि प्यार कैसे किया जाता है। फिर हमें ब्रोंटे मैनर को दिखाया जाता है। डोरेथा अंदर जाता है। ड्यूक ब्रोंटे उसे वेलकम करते हैं और फिर ड्यूक गाइड करते हुए कहते हैं आने के लिए शुक्रिया, प्लीज़ इधर आइए। फिर वो जाके डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। डोरेथा चारों ओर देख के सोचता है यहाँ एथन का कोई साइन नहीं है। फिर ड्यूक कहते हैं हम आपसे आपके महल में जल्दी ना मिलने के लिए माफ़ी चाहते हैं। डोरेथा कहता है कोई बात नहीं। फिर ड्यूक कहते हैं आप वैसे यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? डोरेथा कहता है इसके बारे में सोचे तो मैंने सुना था आपका एक बेटा है। और ड्यूक हंसते हुए कहता है क्या आप हमारे छोटे जोनाथन को जानते हैं? वो इस समय एपिस्टन में है। क्या योर हाइनेस क्राउन प्रिंस ने हमारे जोनेथन के बारे में बताया है? और डोरेथा अपनी आंखें नीचे करके कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे दिन मैं आपके दूसरे बेटे से मिला, एथन ब्रोंटे, मेरा मानना है। और डोरेथा कहता है एथन ब्रोंटे, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वो अभी कहाँ है? और ड्यूक उनके वाइफ की तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ एथन, हाँ वो मेरा बेटा है। क्या आप दोनों मिले हैं? डोरेथा कहता है हाँ, मैंने उसे दूसरे दिन देखा था जब मैं समुद्र तट पर टहल रहा था। क्या लॉर्ड एथन कहीं और है? और ड्यूक की वाइफ ड्यूक के कान में कुछ कहते हैं और डोरेथा उन्हें देखने लगता है और कुछ समझ नहीं पाती है। तभी ड्यूक कहते हैं ओ अच्छा। और वो दोनों हंसते हुए कहते हैं योर हाइनेस हमारे एथन में इंटरेस्टेड है। और डोरेथा ये सुनकर मन में सोचता है उन्हें लगा होगा कि मुझे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया है। और वो कहता है आ ज़रूर मुझे लगता है। और ड्यूक कहते हैं एथन की तबीयत आज ठीक नहीं है और वो हमारे साथ शामिल नहीं हो पा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं योर हाइनेस। डोरेथा कहता है दैट्स ओके। और डोरेथा कहता है मुझे लगा एथेन और मैं दोस्त बन सकते हैं, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? ड्यूक कहते हैं यस ऑफ कोर्स, खाने का बाद मैं आपको एस्कॉर्ट करूँगा। मुझे यकीन है कि एथन भी आपके विजिट करने से खुश होगा। डोरेथा कहता है थैंक यू। फिर खाने के बाद एक मेड स्टीफन और डोरेथा को वहाँ ले जाता है। वो एक गार्डन में जाते हैं जहाँ पे एथन बैठा हुआ था। डोरेथा उस जगह को देखता है और मेट कहता है मास्टर एथन, हार हाइनेस प्रिंसेस डोरेथा मिलेनिया आपसे मिलने आए हैं। एथन उस तरफ देखता है और स्माइल करता है। डोरेथा उसे देखता है। डोरेथा उसे कहता है तो तुम हो एथन ब्रोंटे? एथन वो करते हुए कहता है यस योर हाइनेस। और वो स्माइल करके कहता है प्रिंसेस डोरेथा, आपसे परिचित होना सम्मान की बात है और आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली किसी विशेष खुशी। और वो मेड हंसते हुए कहता है ठीक है, बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं। अगर आपको मेरी ज़रूरत होगा तो प्लीज़ कॉल मी। डोरेथा स्टीफन से कहता है आप भी बाहर जा सकते हैं स्टीफन, मैं एथन के साथ ठीक रहूँगा। स्टीफन भी अपना सर हिलाता है। फिर देखते हैं वो दोनों बैठे हुए थे। एथन कहता है योर हाइनेस, आपको यहाँ तक क्या लाया है? वास्तव में अकेले आने की जगह नहीं है। डोरेथा उसे देखता है और उस दिन के बारे में सोचता है और मन में कहता है वो ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे हम कभी मिले ही नहीं। मेरा मानना है कि वो समुद्र तट पर हमारे मिलने के बारे में बात नहीं करना चाहता। और वो कहता है मैं पास के महल में स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ। एथन कहता है स्वास्थ्य हो रहे हैं? क्या हम यहाँ के बजाय अंदर बात करें? डोरेथा कहता है नहीं, मुझे यहाँ की ताज़ी हवा पसंद है। एथन अपना हाथ पकड़ता है और उसे स्टेयर करते हुए कहता है आप दुबले दिखते हैं। डोरेथा कहता है मैं ठीक होने के साथ साथ थोड़ा सा पतला हो चुका हूँ।
वैसे ये जगह अच्छा है। एथन कहता है, उम्मीद है कि ये छोटा सा गार्डन आपको पसंद आए। डोरेथा उसे देखकर सोचता है, मैं नहीं बता सकता कि क्या वो वास्तव में देखभाल कर रहा है या उसके पास कुछ और है, और वो उसे स्टेयर करने लगता है। एथन कुछ समझ नहीं पाता है और डोरेथा सोचता है, हाँ मैं समझा। जब वो घूरता है तो उसकी आईब्रोज फड़कने लगती है और एथन अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? डोरेथा कहता है, यस। और वो सोचता है, उसकी एक आदत जब वो झूठ बोलता है। बिल्कुल, एथन अभी मेरे साथ सच्चा नहीं है। और डोरेथा कहता है, आपका? एथन कहता है, मेरा? और वो कहता है, आपका लुक अच्छा है, वो सब आपके चेहरे पर है। ये कहने के बाद उन दोनों के बीच थोड़ा सा साइलेंस रहता है और एथन ब्लश करते हुए अपने चेहरे पे हाथ रखता है और कहता है, क्या? गुडनेस नो। और डोरेथा उसे देखकर सोचता है वो एम्बेरस है, और वो उसे देखकर सोचता है, क्या वो अपने सुंदर लुक्स के से परिचित नहीं है। और एथन ब्लश करने लगता है और डोरेथा सोचता है, मैं अपने अगले जीवन में जिस एथन को जानता हूँ वो अधिक बेशर्म था। मैं नहीं जानता था कि बचपन में एथन इतना अलग था। और एथन अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, नो योर हाइनेस, आप मेरे जीवन में अब तक मिले सबसे खूबसूरत व्यक्ति हैं। डोरेथा कहता है, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। और वो सोचता है, अफसोस ये वही एथन है जिसे मैं जानता था, सिल्वर जीप वाला सांप जो चीनी में लिपटे शब्दों से किसी को भी मोहित कर सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके बातों में कोई सच्चाई है। डोरेथा कहता है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। एथन कहता है, क्यों नहीं? डोरेथा कहता है, मेरा भाई को मेरा बाहर रहना पसंद नहीं है। एथन कहता है, और अगर मैं बाहर भी जाऊं तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। ये कह के वो अपने मुंह पे हाथ रख देता है और वो कहता है, वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके यहाँ आने से खुशी है। डोरेथा सोचता है, मैं अतीत में उसके शुगर में लिपटे शब्दों का दीवाना हुआ करता था। यही कारण है कि उसके पास रहना खतरनाक है। लेकिन अगर मैं एथन का दोस्त बन पाता। और वो कहता है, अब कभी कभी अनास्तास आ सकते हैं। और वो मन में कहता है, शायद एथन एक अलग जीवन जी सकता है। एथन कहता है, सच में योर हाइनेस? डोरेथा कहता है, जरूर। एथन खुश हो जाता है और अपने चेयर से उठता है और डोरेथा के पास जाकर उसके चीक्स पर किस करता है। डोरेथा सोचता है, अभी क्या हुआ? क्या उसने अभी मुझे किस किया? और एथन हंसते हुए कहता है, थैंक यू योर हाइनेस। डोरेथा सोचता है, उसकी रॉयल प्रिंसेस के गालों में किस करने की हिम्मत कैसे हुई? जिस एथन को मैं जानता था वह कभी नहीं होगा। क्या मैं इस बात में उलझा हुआ हूँ कि मेरे अगले जीवन में कैसे लोग और चीज़ें थी? और वो सोचता है, इसके अलावा मुझे ये याद नहीं है कि एथन ने आज मुझे कितनी बार धन्यवाद दिया। और वो कहता है, हूँ योर वेलकम। एथन कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और डोरेथा सोचता है, क्या ये मेरे लक्ष्य के अनुरूप है? मेरी लिस्ट में अच्छा कैसे बने? और एथन डोरेथा को देखने लगता है। डोरेथा उसे देखता है और सोचता है, लेकिन संभावना है कि वो असली ना हो। तो आइए इसे अभी ख़त्म ना करें। और यहीं पर ही हमारी ये एपिसोड ख़त्म होती है। एपिसोड की शुरुआत होती है कैसल के मेल हॉल को दिखाते हुए, जहाँ फ्लोरा चिल्लाता है, सर स्टीफन। स्टीफन उसकी तरफ मुड़ता है और उसके पास आने लगता है। ये देखकर क्लोरा सोचता है, क्या वो गुस्सा है? और स्टीफन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और क्लोरा कांपते हुए कहता है, जल्दी, हर हाइनेस का बर्थडे है, हमें कुछ प्रिपेयर करना चाहिए, आपको नहीं लगता? और वो रोते हुए सोचता है, मैं जानता था उनकी कोई ओपिनियन नहीं होगी, शायद मुझे कुछ भी मेंशन नहीं करना चाहिए था। और स्टीफन नोट करता है। क्लोरा कहता है, क्या आप हेल्प करेंगे? स्टीफन अपना सर हिलाता है और क्लोरा खुश होते हुए कहता है, ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं इस बात पे वरीड हूँ कि हम हर हाइनेस के बर्थडे के दिन उन्हें क्या गिफ्ट दें। और वो स्टीफन के चारों ओर घूमते हुए कहता है, ओ अब तक मिले किसी भी गिफ्ट के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं थे।
उन्हें अदर नोवेल यंग लेडीज़ के तरफ से भेजी गई ड्रेसेस और ज्वेलरी के प्रति कोई रुचि नहीं है। उन्हें सिर्फ बुक्स में रुचि है। और उसे इस तरह से देखकर स्टीफन को वो एक स्क्विरल की तरह लग रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो स्टीफन को खींच के उसके कान में कुछ कहता है और वो चमकते हुए आंखों को लेकर खुशी से कहता है, आप क्या सोचते हैं? ये सुनकर तो स्टीफन अजीब सा शक्ल बनाता है और फ्लोरा खुश होते हुए कहता है, एक वेल प्लान सरप्राइज एक प्रेजेंट से काफ़ी अधिक बेटर है। और स्टीफन घबरा के कहता है, लेकिन हार हायनेस सिर्फ 9 साल के हैं। और क्लोरा कहता है, मैंने सुना है क्राउन प्रिंस रेमोन जब 10 साल के थे तब भी वो सरप्राइजेस से पसंद करते थे। चलो इसे करते हैं। तैयारी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सुनकर स्टीफन घबरा के सोचता है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। फिर कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ क्लोरा डोरेथा को बर्थडे विश करता है। डोरेथा टेबल पर रखे खाने को देखकर सोचता है, यह बहुत खाना है। और वो खाते हुए सोचता है, इसमें उन सब ने बहुत मेहनत की होगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। और क्लोरा खुश होते हुए कहता है, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, क्या आप समुद्र तट पर जाना चाहेंगे? डोरेथा कहता है, ये अच्छा मौसम है। क्लोरा कहता है, ये बाहर घूमने फिरने के लिए परफेक्ट वेदर है। और मेड की ऐसी मासूम शक्ल देख के डोरेथा सोचता है, क्या वो सब कुछ प्लान कर रहे हैं? मैं स्टीफन को भी आसपास नहीं देख रहा। और वो कहता है, ओ ठीक है, फिर हम देखते हैं। वो दोनों सी साइड में आ गए थे। डोरेथा टहलते हुए सोचता है, सचमुच परफेक्ट वेदर है। मुझे लगता है कि ये उदास मौसम मेरे बर्थडे के लिए अच्छा रहेगा। और क्लोरा खुशी से कहता है, ओ माय गॉड योर हाइनेस, वह उस शेल को देखे, क्या वो बहुत सुंदर नहीं है? और डोरेथा सोचता है, मैं कह सकता हूँ, उसके शब्द स्क्रिप्टेड है। और वो उस शेल को उठाते हुए सोचता है, एट लास्ट इस शेल को बिलीवेबल बनाया है, लेकिन इसमें इतना सुंदर क्या है? और वो सोचता है, वेट, क्या क्लोरा ने इस शेल के नीचे प्रेजेंट छुपाया है या कुछ और वो इमेजिन करता है जब वो इस शेल को उठाएगा तो एक प्रेजेंट बाहर आ जाएगा उसके साथ। और डोरेथा उस शेल को उठाता है और कुछ भी ना होने से वो सोचता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो उसने मुझे शेल को देखने के लिए क्यों कहा? और वो उन्हें उठाते हुए सोचता है, क्या वो कुछ इशारा कर रही है? क्या वो शेल ही है? लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी वो पीछे मुड़ के फ्लोरा को बुलाने लगता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी। डोरेथा सोचता है, वो कहाँ चली गई? और वो कहती है, फ्लोरा तुम कहाँ हो? और वो एक चीज़ को अपने ओर आते हुए देखता है और वो सोचता है, ये तो और हमें एक लायन को दिखाया जाता है। डोरेथा सोचता है, स्टीफन। और वो लायन आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और रोर करता है। ये देखकर तो डोरा पूरा शॉक हो जाती है और लायन कहता है, मैं माइटी लायन लियो हूँ। और डोरेथा सोचता है, नहीं स्टॉप स्टीफन। और वो सोचता है जहाँ पे फ्लोरा कहता है, आप क्या पढ़ रहे हैं योर हाइनेस? डोरेथा कहता है, माइटी लायन लियो। असल में वो जो बुक पढ़ रही थी उसे छुपाने के लिए ये कवर यूज़ कर रहा था। और वो अजीब सी शक्ल बनाते हुए सोचता है, मैं सच में उसे रुकने के लिए कहना चाहता हूँ। और वो कहता है, हाँ, क्या तुम सच में टमाटर लाइन लियो हो? और वो सोचता है, लेकिन मुझे क्या इसके साथ चलना होगा? शायद वो मेरा इस दिन का एक अच्छा काम होगा। और स्टीफन फिर से रोर करता है। डोरेथा सोचता है, या शायद मुझे अच्छा होना भूल जाना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। स्टीफन बस अपना काम कर रहा है। और वो स्टीफन के हाथों में शील्ड को देते हुए कहता है, ये आपके लिए है। मैंने इन्हें कुछ समय पहले ही समुद्र तट से उठाया है। और वो सोचता है, मैं बस थोड़ा समय। और वो लायन उन्हें पकड़ लेता है। और डोरेथा कहता है, शायद आपको उन्हें अपने पॉकेट में रखना चाहिए। और वो सोचता है, उसके पास एक बड़ा जेब है, वो तो कैंगारू भी नहीं है। और मैं जानता हूँ कि क्लोरा हर चीज़ में जेबें डालती है। और क्लोरा डोरेथा से कहता है, योर हाइनेस, मैंने आपके फेवरेट कैप में पॉकेट डाल दिया है। अगर उन दोनों ने ये सब प्लान किया है तो शायद इसलिए। और डोरेथा कहता है, क्या आप यहाँ है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है? और लियोन बैठ जाता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस डोरेथा। और वो रोर करता है। और डोरेथा सोचता है, ये थोड़ा सा एम्बेरसिंग है। और वो हंसते हुए कहता है, थैंक यू स्टी मेरा मतलब माइटी लायन लियो। और वो सोचता है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि किसी को अपने लिए अतिरिक्त प्रयास करना कैसा लगता है। और लायन
उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे अपने गोदी में ले लेता है और चलने लगता है। और डोरेथा सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्टीफन की बाहों में रहूँगा। रे के एक वफादार नाइट। पास्ट में मैं स्टीफन के लॉयल्टी के लिए मौत का मजाक उड़ाता था, जिसने अपनी शुरुआत एक हम्बल मर्चेनरी की तरह किया। लेकिन अब मैंने स्टीफन ग्रीनवाल के एक नई रोशनी में देखना शुरू किया है। वो निरंतर परिश्रम और दृढ़ता के नाइट है। अपनी रूट्स के साथ सभी बाधाओं पर काबू पाना। और वो सोचता है दुनिया भर में अपना रास्ता खुद तय करने का फेथ मुझसे बहुत अलग नहीं है, क्योंकि मैं क्राउन प्रिंस की सिस्टर के रूप में पैदा हुई हूँ। लेकिन मेरे विपरीत, जिसने हर मोड़ पर तेरा रास्ता अपनाया, वो अपने रास्ते पर सीधा चला। और वो कहता है, आप हमेशा से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन रहे हैं। और डोरेथा सोचता है, क्या मैंने जोर से कहा? और वो कहता है, मेरा मतलब है। और लायन उसका बात काटते हुए कहता है, मैं एक लायन हूँ, कोई पर्सन नहीं। और डोरेथा हंसते हुए कहता है, माई मिस्टेक माइटी लायन। लायन उसे देखता है और वहाँ बारिश शुरू हो जाता है। लायन उसे लेकर कैसल की तरफ जाता है और उसे उतार देता है। मेड दौड़ के छतरी लेकर आने लगती है और लायन उसे बाय कह के जाने लगता है। डोरेथा उसे जाते हुए देखकर सोचता है, मुझे लगता है कि वो मेरी फैंटेसी को जीवित रखना चाहता है। वो मेरे सामने पोशाक नहीं उतारना चाहता। और उसकी चिंता करते हुए कहता है, अगर उसे सर्दी लग जाएगी तो क्या होगा? और वो कहता है, थैंक यू। फिर अगले सीन में डोरेथा अपना बाल पोंछते हुए एक कार्ड को उठा लेता है और कहता है, ये क्या है क्लोरा? क्लोरा कहता है, ये महल से एक लेटर है, ये आज ही आया है, ये क्राउन प्रिंस रेमोन ने भेजा है। डोरेथा उसे देखता है और क्लोरा कहता है, क्या आप इसे ओपन करने वाली हैं? डोरेथा उसे टेबल पर रखते हुए कहता है, नहीं, बाद में। और क्लोरा स्टीफन के पास जाकर धीरे से कहता है, सर स्टीफन, आप यहाँ हैं? और स्टीफन उसे देखने लगता है। क्लोरा कहता है, मुझे लगता है योर हाइनेस को ये सब पसंद आई होगी। स्टीफन अपने ऊपर प्राउड करने लगता है। डोरेथा सोचता है, मैं स्टीफन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देख सकता हूँ। मुझे यकीन है कि वो दोनों सोचते हैं कि मुझे ये पता नहीं चला। और डोरेथा स्टीफन से कहता है, तुम अब तक कहाँ थे स्टीफन? स्टीफन घबरा जाता है। फ्लोरा कहता है, सर स्टीफन आउट ट्रेनिंग में थे। और डोरेथा सोचता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं भी इनके साथ खेलने जा रहा हूँ। और वो कहता है, मैंने आज सी साइड में मार्टी लायन लियो से मिला था। और स्टीफन खुद पर गर्व करने लगता है। और डोरेथा कहता है, लेकिन मेरा बर्थडे प्रेजेंट कहाँ है स्टीफन? ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। और डोरेथा कहता है, क्या तुमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है? और स्टीफन क्लोरा की तरफ मुड़ता है। क्लोरा पीछे चला जाता है। डोरेथा सोचता है, तुमने काफ़ी देर तक मेरे साथ खेला है ना? अब मेरी बारी है। और स्टीफन डोरेथा के सामने बैठकर घबरा के कहता है, बाद में। डोरेथा कहता है, लेकिन बाद में मेरा बर्थडे नहीं रहेगा। लेकिन एक प्रेजेंट है जो मैं तुमसे चाहता हूँ। और वो कहता है, मैं आपसे स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहता हूँ। क्लोरा कहता है, स्वॉर्डमैनशिप? डोरेथा कहता है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे कमज़ोर होने से नफरत है। उन स्कैरी किडनैपर्स के सामने और सुबह समुद्र तट पर भी मुझे कमज़ोरी महसूस हुआ। क्या होगा अगर वो मार्टी लायन की जगह कोई स्कैरी पर्सन होता जिसने आज मुझे अकेला पाया? और वो सोचता है, मैं तलवार से दूर रहा हूँ, इस डर से कि मेरा तलवार का अंत ट्रेजेडी और अधिक लालच में होगा। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ। और वो उसके हाथों को पकड़ता है और वो कहता है, अच्छे लोगों को भी मजबूत होने की ज़रूरत है, तो मुझे सिखाओ स्टीफन। और एक ही तलवार किसी व्यक्ति के अच्छाई और बुराई का निर्धारण नहीं करती। और स्टीफन उसके हाथों को पकड़ता है और अपना सर हिलाता है। और यहीं पर ही हमारी एपिसोड खत्म होती है।